हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। इसके आने वाली वीडियोस में हम इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर 1 है रैशनल नंबर्स। तो इस रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले, इससे पहले यानी कि इससे पिछली क्लासेस में हमने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें आने वाले चैप्टर्स या हम ये कहें कि आने वाली एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और रैशनल नंबर्स होता क्या है इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। तो देखिए, नंबर सिस्टम यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उसे ब्रॉडली कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है उसे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कि नंबर सिस्टम की जो स्टार्टिंग यानी कि जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। ये आई का मतलब यहाँ पे एओटा होता है। इसके बारे में हमें नहीं जानना क्योंकि ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक होता है। इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पढ़ने, हमें इसमें समझना है रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर भी आने वाली क्लासेस में हमें पढ़ना होगा, यानी क्लास 9th और 10th में रियल नंबर का जिक्र होता है। इसके बाद का जितना भी है यानी कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इससे पिछली क्लासेस में पढ़ रखी हैं। इसमें सिर्फ हमें रैशनल नंबर्स जो कि क्लास 8th में हमें समझना है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हमें नहीं करनी, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात हमें यहाँ पर नहीं करनी। हमें यहाँ पर समझना है कि रियल नंबर्स क्या होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया गया। यानी कि रियल नंबर का जो सब पार्ट है वो क्या है? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए, रैशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो दूसरा नंबर है हमारा इमेजिनरी नंबर्स, ये वो नंबर्स होते हैं, देखिए नाम में ही आ रहा है इमेजिनरी, यानी कि इमेजिन करने वाली चीज़ को हम यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो सब पार्ट बना वो है हमारा फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स, दूसरा है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। हमें क्लास 8th में जो पढ़ना है वो है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी इस q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अलावा जो दूसरे नंबर्स हैं वो है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल वो हो गए जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब यह हो गया, मान लीजिए हमने नंबर लिखा है 2, क्या हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो 2 हो गया हमारा, p की वैल्यू 2 के बराबर है और 1 की वैल्यू q के बराबर है। p कुछ भी हो चलेगा, q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसमें p क्या होना चाहिए इसकी बात करें तो p हमारा इसमें इंटीजर्स होते हैं। ये क्या है? हमारे इंटीजर्स। इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर भी इंटीजर्स आता है लेकिन एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा? यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यानी कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर को अलग अलग बांट सकते हैं। अब देखिए, इसमें रैशनल नंबर्स को दो सब कैटेगरी बनाई गई, इंटीजर्स, और दूसरा ये जो कैटेगरी है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन में आने वाली टर्म्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगी और इंटीजर्स वाली टर्म भी सारी की सारी रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन में यहाँ पर दो चीज़ें हमने यहाँ पे जिक्र करा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, मान लीजिए नंबर हमारा लिखा है 7/5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये देखिए, पहले तो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है,
ये रैशनल नंबर भी है, देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 1.4, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद में डेसिमल एक्सपेंशन जो आई वो कुछ इस तरीके से आई कि वो थोड़ी देर के बाद चलने के बाद ख़त्म हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 26 और इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 5 5 25 50.2। जब हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे 26 को 5 से आएगा 5.2। तो देखिए कुल मिला के बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर भी डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो गई। डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म होने के मैं 2-4 यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। 3.14151627। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर एक और एक्सपेंशन लिखी 3.3333। एक एक्सपेंशन और लिखते हैं 4.15151515। अब ध्यान से देखिए ये 3 एक्सपेंशन हमने यहाँ पर लिखी है। तीनों ही एक्सपेंशन में अगर मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से इंडिकेशन दे दी, यहाँ पर भी डॉटेड से इंडिकेशन दे दी, इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे नंबर को, यानी कि ये है 10/3, हमने इसे इससे डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा और ये एक्सपेंशन इसी तरीके से चलती जाएगी। अब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन एक डिजिट के बाद जाकर रुक गई, यहाँ पर भी रुक गई, इस एग्जाम्पल में भी रुक गई, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में है। इसका मतलब है कि ये आगे 3 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर क्या रिपीट होगा 151515। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं 4.15, क्योंकि 15 बार बार रिपीट हो रहा है इसके ऊपर एक इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। ये सिंबल अपने आप में क्या बताता है, रिपीटेशन के बारे में बता रहा है, यानी कि 4.15 के बाद में जो संख्या आनी है वो 15 ही बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब इसे हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे 3.3 पर बार, यानी कि आने वाली जो डिजिट होंगी आगे की वो सारी की सारी डिजिट 3 ही रिपीट हो रही होगी। अब देखिए इस फॉर्म को 10/3 की फॉर्म में हमने लिख दिया, और 10/3 में ये 10 क्या है, ये न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, यानी कि ये है पी और ये हमारा क्यू। और हमने देखा कि क्यू की वैल्यू क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि रैशनल नंबर्स में जो p बाई क्यू होता है या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, कहने का मतलब या तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे देखिए इस केस में टर्मिनेट हो गई, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं। देखिए एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो रही है बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रही होगी, देखिए ये भी कौन सा केस है, टर्मिनेट वाला। तो अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े वो सारे रैशनल नंबर्स के केस पढ़े। कहने का मतलब ये हो गया या तो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगी या फिर नहीं रुकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रही है, जैसे कि इस केस में रिपीटिशन हो रही है, तो इसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। और कैसे करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में किस तरीके से दिखाएंगे, ये हम अगली आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 9th में हमें ये चीज़ पढ़नी है। फिलहाल में हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया रिपीटिशन। तो अगला एग्जाम्पल की बात करें, कौन सा हो जाएगा, इर्रेशनल, यानी इर्रेशनल नंबर के केस में टर्मिनेट नहीं होगी, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट नहीं होगी, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही वो रिपीट होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ना तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, ना ही डेसिमल एक्सपेंशन हमारी रिपीट हो रही है। तो इस तरीके की एक्सपेंशन हमारी कहलाती है इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा 4.17152329
और ये हमारा नंबर इस तरीके से चलता जा रहा है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें क्या नज़र आएगा कि हम यहाँ पर इस तरीके से क्या हम बार लगा पाएंगे? तो नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरीके से नंबर आ रहे हैं कि हम कोई भी नंबर रिपीटिशन में नहीं है, यानी 1 यहाँ आ रहा है लेकिन उसके बाद देखिए 7 आ गया, फिर 1 आ गया, कोई यहाँ पर सीरीज नहीं बन रही है। तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है √2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये आगे भी इसी तरीके से चलता चला जाता है। इसके 4 के बाद में वापस 1 नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो ये रिपीटेशन आ जाती, तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगी और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, क्योंकि हमारा चैप्टर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स और दूसरा ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने बात कर लिया। फ्रैक्शन को और किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इसे समझ लेते हैं। जितना भी हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा पिछली क्लासेज में, यानी कि इससे प्रीवियस क्लासेज में कहीं ना कहीं आपने इसे पढ़ा होगा। फ्रैक्शन के देखिए 3 पार्ट अगर हम यहाँ पे बनाएं तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और तीसरा हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स में a/b की फॉर्म में नंबर्स तो होंगे। प्रॉपर के केस में b इज ग्रेटर देन a, इम्प्रॉपर के केस में a इज ग्रेटर देन b, और इम्प्रॉपर को ये मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए 3/7 लिखा है, p/q की फॉर्म में हो रहा है नंबर रिप्रेजेंट, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है हमारा p/q की फॉर्म में, यानी रैशनल है, और रैशनल के अंदर ही आ रहा है हमारा फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें नीचे वाली वैल्यू यानी कि b मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है, ऐसी फ्रैक्शन हमारी कहलाती है प्रॉपर। यहीं अगर हम इसे 7/3 लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर, क्योंकि अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर को हम मिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 होल 1/3 इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। और क्या लिखा जाएगा? 2 + 1/3। तो ये क्या हो गया हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन को इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं हम। और फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व करते हैं तो या तो वो टर्मिनेट होगी या वो टर्मिनेट नहीं होगी। अब टर्मिनेट नहीं हो रही तो भी 2 केस होंगे कि या तो वो रिपीट हो रही होगी डिजिट, या डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही और ना ही वो नंबर रुक रहा है तो ऐसे नंबर्स भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि क्या 0 इर्रेशनल है या रैशनल है? तो हम कहेंगे 0 रैशनल होता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। 1/0 अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, कांट बी डिफाइन, यानी कि किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगा देंगे और यानी कि 0 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, हम इसका कोई भी आंसर नहीं बताएंगे। जबकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी कि 0 यहाँ पे 1 यहाँ पर ये चलेगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम इस चीज़ को कर रहे होंगे तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 रैशनल है या इर्रेशनल, तो ध्यान रखिएगा 0 रैशनल होता है। अब हम आगे बात करते हैं इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 की। तो देखिए इंटीजर्स किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि p/q की फॉर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं उसे हम रैशनल कहते हैं, जिसमें p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स कहने का मतलब यह होता है कि मान लीजिए हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में कहीं 0 है, 1 2 3 4, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से नंबर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। इसमें क्या समझना है हमें? नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में जो नंबर होंगे वो हमेशा बड़े होंगे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर के। कहने का मतलब ये कि 2 और -3 अगर हमें बोला जाए कि बड़ा कौन सा है तो हमें ये देखना है नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है। तो राइट हैंड साइड पे 2 है, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन -3।
कहा जाए -4 और -2 में कौन बड़ा है, तो देखिए कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पे है नंबर लाइन पे, -2, इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर में क्या आ गए, तो इंटीजर में हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे के सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स में। अब देखिए यदि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है, ये हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। यदि वहीं पे ये इस नंबर में 0 के बाद 1 और 1 के बाद में सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं होल नंबर। इसका मतलब है देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल हों ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे होल नंबर में 0 आ जाता है जबकि 0 इसमें नहीं आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये जान लिया। देखिए नेगेटिव नंबर्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और 0। पॉजिटिव को 2 पार्ट में बांटा, नेचुरल और होल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं जिसमें प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड। इवन और ऑड तो आपको क्लियरली पता रहता है। इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर इसका उल्टा होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट को समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर में कहा जाता है कि ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहेंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर किन किसकी टेबल में आ रहा है, और वो फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होगा एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम और ध्यान से इसे समझते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और अक्सर बच्चों का डाउट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6। 1 की बात करें तो 1 किसकी टेबल में आता है, सिर्फ 1 की में। 2 की बात करें तो 2 आता है 1 और 2 की टेबल में। 3 आता है 1 और 3 की टेबल में। 4 किसकी टेबल में आएगा, 1 में, 2 में, 4 में। 5 आएगा 1 में, 5 में। 6 आएगा हमारा 1 2 3 एंड 6। अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर की डेफिनेशन 2 ही फैक्टर होंगे, तो ये प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो अकेला एक ही फैक्टर है। ये प्राइम हो सकता है कब, जब इसमें एक फैक्टर 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद। तो देखिए 1 भी है और वो दूसरा नंबर यही है, तो ये हमारा प्राइम होगा। ये भी हमारा प्राइम होगा, ये हमारा प्राइम नहीं होगा, ये हमारा अगेन प्राइम होगा और ये हमारा प्राइम नहीं होगा। तो इससे हमारे पास में 2-3 रिजल्ट आते हैं। वो क्या, कि 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। देखिए 2 के अलावा जो भी प्राइम मिलेगा वो हमारे पास में ऑड होंगे, वो सारे के सारे ऑड होंगे जो प्राइम होंगे। यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ अकेला 2 ही है जो कि इवन है। इसके अलावा हमें क्या समझना है कि 1 ना तो प्राइम है, 1 प्राइम नहीं है, ये तो हमें दिख गया। 1 प्राइम नहीं होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ही दे रखा है कि डैश नंबर इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। अब कंपोजिट को समझ लेते हैं। तो देखिए दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर्स होने वाले नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, 2 से अधिक बोला है तो देखिए 1 का तो सिंगल ही फैक्टर है तो ये तो कंपोजिट नहीं है। 2 प्राइम है, 2 से अधिक, तो ये भी नहीं है कंपोजिट, ये भी नहीं है, ये कंपोजिट, ये भी नहीं है और ये कंपोजिट। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या नज़र आया, 4। तो एक रिजल्ट और यहाँ से निकल के आता है कि 4 इज दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाता है हमारा बच्चे 4। अब एक और चीज़ समझ में यह आई कि 1 ना तो प्राइम निकला ना ही कंपोजिट, तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे
वो इवन नहीं होंगे, वो सारे के सारे क्या निकलेंगे, ऑड होंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया प्राइम को एंड कंपोजिट को। इसके अलावा एक और नंबर है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, डेट इज़ योर को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो को प्राइम नंबर को समझते हैं। देखिए को प्राइम नंबर में इस प्राइम का अभी पढ़ने वाले प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम नंबर में दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों नंबरों का कॉमन फैक्टर, यदि कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर अगर नजर आए तो ये नंबर को प्राइम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 2 5, एग्जाम्पल लेते हैं 2 6, 3 10। इसके फैक्टर्स देखिए 1 और 2, इसके फैक्टर देखिए 1 और 5। इधर फैक्टर करते हैं 1 और 2, इधर फैक्टर करते हैं 1 2 3 6। इसके फैक्टर 1 3 1 3 9, सॉरी 10 है तो 1 2 5, इसे रब कर लेते हैं। तो 10 के क्या फैक्टर आएंगे, 1 2 5 एंड 10। अब देखिए एज पर डेफिनेशन हमने यह समझा कि पेयर में एग्जिस्ट करेंगे को प्राइम नंबर, यानी कि दो नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे दो नंबर है, कॉमन फैक्टर 1 होगा। कॉमन फैक्टर देखते हैं, देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर, यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 2 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में रिपीट हो रहा है 2। यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 1। तो हमें क्या देखना है, 1 और 2 में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, यानी कि ये को प्राइम है। 2 और 6 में हमने क्या देखा, 1 2, यानी कि 1 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और को फैक्टर नजर आया, कॉमन फैक्टर, वो है 2, तो ये को प्राइम नहीं है। 3 और 10 में देखा तो इसमें 1 कॉमन फैक्टर नजर आया है, एक ही कॉमन फैक्टर वो भी 1 है, इसलिए ये भी को प्राइम है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। दूसरी बात, को प्राइम में प्राइम ऊपर वाले जो हमने प्राइम पढ़ा उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए 10 हमारा प्राइम नहीं होता है, जबकि ये हमारा प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखिए ये दोनों ही हमारे प्राइम है, तो देखिए यहाँ दोनों प्राइम है तब को प्राइम निकला, यहाँ पर एक प्राइम एक कंपोजिट तो भी को प्राइम निकला। इसका मतलब यह कि को प्राइम का इस प्राइम शब्द का ऊपर दिए गए प्राइम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया। स्टिल यहाँ तक की वीडियो में अगर आपका कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।